इस वक्त साबिक सफ़ीर अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुनीर अकरम साहब, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जारी हैं, पूरी दुनिया इनकी तारीफ कर रही है। आज का दिन जो है इसमें भी जो स्टेटमेंट ट्रंप का है उसमें भी बाकायदा तौर पर ये उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो है हमसे रब्ता किया और ये कहा कि ईरान पर हमला ना किया जाए, सीज़ फायर को कंटिन्यू किया जाए, और ये ऐलान फिर अनाउंस कर दिया गया ट्रंप की जानिब से। ये एक यकीनन पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी प्राउड मोमेंट है। लेकिन आगे अगर देखा जाए तो आइंदा आने वाले दिनों में सिचुएशन किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? क्या लग रहा है कि क्या ये मुज़ाकरात होंगे, और अगर मुज़ाकरात होते हैं तो क्या किसी अच्छी डील की तवक्को की जा सकती है? जी, मेरे ख्याल में ये तो बहुत खुशी की बात है कि सीज़ फायर में वक्फा ज़्यादा मिल गया है, और ये इसका फ़ायदा उठाकर हमने जो मसले जो खड़े हो गए हैं बीच में, इन मुज़ाकरात के ऑब्स्टिकल्स जो आ गए हैं, जिसमें ये ब्लॉकेड है और ये हुर्मुज़ का खोलना है, ये चीज़ों पर मेरे ख्याल में तवज्जो देनी चाहिए, और मेरे ख्याल में हम देंगे। और हमारी सिफारतकारी के तहत अगर कोई समझौता हो सकता है कि इन दोनों मसलों पर, तो फिर मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगे, और जो कोर मसले हैं, जो अहम मसले हैं, न्यूक्लियर सैंक्शंस वगैरह, उसके ऊपर फिर तवज्जो दी जा सकती है। तो ये जो पहले मसले हैं इनको हमने हल करवाना है, और हमारी कोई इसमें शक नहीं है कि हमारी इसमें कोशिश जारी है। ठीक। अच्छा मुनीर अकरम साहब, आप अपने एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए ये बताइएगा कि जो बॉडी लैंग्वेज देखी जा रही है ट्रंप की और ईरानी क़यादत की, ख़ास तौर पर अगर ट्रंप की बात की जाए तो उनका जो भी स्टेटमेंट आता है उसमें अगर कोई पॉजिटिव बात भी होती है तो उसके साथ साथ कोई ना कोई धमकी अमेज़ लहजा या फिर कोई वार्निंग, इस तरह की चीज़ें ऐड होती हैं। आज की स्टेटमेंट में भी उन्होंने ये कहा है कि फ़िलहाल हम सीज़ फायर जो है इसको तो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन जो ब्लॉकेड है इसका सिलसिला जारी रखा जाएगा, जो कि एक्चुअल डिमांड थी ईरान की मुज़ाकरात में शामिल होने या ना होने के हवाले से। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब हमारी कोशिश, क्योंकि टाइम मिल गया है, तो अब हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए कि ये जो ब्लॉकेड का मसला है और हुर्मुज़ का खोलने का मसला है, इन दोनों चीज़ों पर तवज्जो देकर और ये मसले हल करवाएं। दोनों तरफ में कोई अंडरस्टैंडिंग इस मसलों पर हो जाए। अगर ये हो जा सकती है तो फिर मुज़ाकरात वापस जारी हो सकते हैं, और जो दूसरे मसले हैं जिसके ऊपर पहले राउंड में फोकस किया गया था, न्यूक्लियर वगैरह, उसके ऊपर फिर वापस तवज्जो दे सकते हैं। और ये अभी ये जो मसले आ गए थे जिसने मुज़ाकरात को अटका दिया था, उन पे कोई हल ढूंढना होगा हमें। ठीक। मुनीर अकरम साहब, बाकर कालिबाफ के मुशीर का एक बयान आया था ट्रंप के स्टेटमेंट के अगेंस्ट। इसमें उनका जो कहना है वो ये है कि इस जंगबंदी की कोई ख़ास हैसियत नहीं है, ये जो जंगबंदी में तोसी की गई है, दे आर बाइंग टाइम, ताकि अचानक वो आप पर अटैक कर सकें। यानी कि ऐसा लग रहा है कि ईरान ये सोच रहा है कि ट्रंप जो है वो जंग ही करेंगे, सीज़ फायर की तरफ नहीं जाएंगे या फिर मामला ख़त्म नहीं होगा। उनके पास एक जो डाउट है, जो डाउट का एलिमेंट है वो अभी तक बरकरार है कि मुज़ाकरात सिर्फ दिखावा है, एंड ऐसा ही होगा कि अचानक ट्रंप कोई ना कोई मिस एडवेंचर करेंगे। जी देखिए, ईरान की जो शुबा है उनका, वो जायज़ है, क्योंकि पिछली 2 मरतबा उनसे यही हुआ है कि मुज़ाकरात के दौरान उन्होंने हमले किए। अब ये इस सीज़ फायर की एक्सटेंशन में हमारे कहने पर यह हुआ है, तो अब मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए मुश्किल होगा कि इसमें भी हमसे भी कोई यानी कि डबल डीलिंग हो। तो मेरी नज़र में इसके इम्कान कम है कि वापस हमले वो शुरू करेंगे। पर ये मसले जो
जिन्होंने मुज़ाकरात को अटकाया है, मसले जो हॉर्मुज़ का मसला है और ब्लॉकेड का मसला है, उसको उनको हल करना है, क्योंकि उसके बगैर ये मुज़ाकरात आगे शायद बढ़ेंगी नहीं। तो इस पे तवज्जो हम दे रहे हैं और हमारी कोशिशें इसी पर मेरे ख्याल में फोकस रहा है पिछले चंद दिनों में। ये हमारी कोशिशें जारी रहेंगी और इंशाल्लाह कुछ अगर इस पे अंडरस्टैंडिंग आ सकती है कि दोनों हॉर्मुज़ को भी खोलेंगे और ब्लॉकेड भी हटाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। मुनीर साहब, इसके अलावा ये बताएगा कि जो इस्लामाबाद टॉक्स का जो पहला सेशन था, जो पहला स्टेप था बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें बाकर कालिबाफ ने फेस टू फेस जेडी वेंस से ये कहा था कि हम बड़े गुड फेथ के साथ मुज़ाकरात करने के लिए आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एतमाद का फुकदान है, ट्रंप के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता, जिस पर जेडी वेंस ने कहा था कि वो भी गुड फेथ के साथ आए हैं। ऐसे में तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो राउंड 1 है मुज़ाकरात का, उसमें और राउंड 2 जो कि अब एक्सपेक्टेड है कुछ दिनों में, इस दौरान ये जो एतमाद साजी का फुकदान है, इस पर काम होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि ये एतमाद मजीद कम हुआ है? कुछ मल्टीपल एलिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए, इसके ऊपर काम होना चाहिए था, इसको क्लियर होना चाहिए था, एतमाद पैदा होना चाहिए था, लेकिन उल्टा जो एतमाद साजी है, इसका फुकदान मजीद बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जी, मेरे ख्याल में एतमाद कम हो गया है और उसकी वजह यही है कि ईरान ने जब हॉर्मुज़ ऐलान किया कि हॉर्मुज़ को फिर वो खोल रहे हैं, जब ये लेबनान की सीज फायर हुई उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम हॉर्मुज़ को खोल रहे हैं, तो ट्रंप साहब ने वो ब्लॉकेड नहीं हटाया। तो उससे फिर मेरे ख्याल में बदमज़गी ज़रूर हो गई है। उसके बाद में बहुत स्टेटमेंट्स, सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से आई हैं, तो माहौल बिगड़ गया है। अब इस माहौल को वापस सही करने के लिए ये जो दो मसले हैं, हॉर्मुज़ का और जो ब्लॉकेड है, ये मसलों को हल करना होगा, इस पे कोई अंडरस्टैंडिंग करवानी होगी और फिर हम वापस जो मसले जो सेंट्रल मसले हैं, न्यूक्लियर का, सैंक्शंस का, सिक्योरिटी इश्योरेंसेस का, वो मसलों पर फिर वापस तवज्जो दी जा सकती है। मगर ये पहले जो ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं, इनको हटाना होगा पहले। ठीक। अच्छा मुनीर साहब, ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए इसराइल ने लबनान में जंगबंदी के बावजूद जो है भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। क्या ये ख़दशा भी मौजूद है कि लबनान में हिजबुल्लाह कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि ये बात वाज़े की गई थी कि इस दफ़ा जो हिजबुल्लाह इन्वॉल्व हुई है वो ईरान की वजह से इन्वॉल्व हुई है। इसराइल के वज़ीर आज़म अगर कोई बड़ी कार्रवाई कर देते हैं तो क्या ये खदशा मौजूद है कि हिजबुल्लाह कोई बड़ा इस पर रिएक्शन दे सकता है और ये मामला मजीद फिर खराबी की तरफ जा सकते हैं? जी, लेबनान का कुछ कह नहीं सकते हैं, वहाँ भी बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उनकी अंदरूनी जो हालात हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। तो अब ये सीज फायर तो मनवा दिया 10 दिन के लिए, तो उसको भी मुकम्मल करना होगा और उसमें मेरे ख्याल में दोनों तरफ, यानी ईरान, जो इजराइल है, लेबनान की हुकूमत है और हिजबुल्लाह है, इन तीनों को यानी कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है और फिर झड़प हो सकती है फिर। अच्छा मुनीर अकरम साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी क़यादत ने नेगोशिएशंस के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी किए हैं, जंगबंदी में तोसी कराने के लिए, सिचुएशन को नॉर्मलाइज कराने के लिए। क्या आपके ख्याल में अमरीका का दौरा भी एक्सपेक्टेड है पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से? जी, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। अगर देखें, अगर ये दूसरा राउंड बहुत जल्दी में नहीं होता है, अगर जरूरत पेश आती है कि वहाँ जाके रूबरू हमारे फील्ड मार्शल या प्राइम मिनिस्टर बातचीत करें ट्रंप साहब से, तो वो हो सकता है। पर हमारी इस वक्त, जहाँ तक मेरी समझ है, हमारी कोशिश तो यही है कि ये जो मसले हैं कुछ, इनको हम इत्तेफाक की तरफ ले आएं और दूसरा राउंड जो है इस्लामाबाद में, उसको कन्वीन किया जाए जल्दी में जल्दी।
अच्छा मुनीर अकरम साहब, आपके ख्याल में ये जो राउंड 2 है जितना तवील होगा, यानी कि जितना मजीद वक्त इसमें लगेगा, ये जंगबंदी के लिए उतना फ़ायदेमंद साबित होगा या फिर उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? नहीं जी, अगर देखिए, अगर ये जो मसले जो अभी खड़े हो गए हैं, बीच में हॉर्मुज़ का मसला है और जो ब्लॉकेड का मसला है, अगर इन मसलों पर कुछ समझौता हो जाता है तो मुज़ाकरात वापस शुरू हो सकती हैं और फिर वापस जो मसले पहले राउंड में जिस पे फोकस था, न्यूक्लियर मसले, सैंक्शंस का मसला, बाकी जो मसले हैं उन पर फिर तवज्जो दी जा सकती है और कुछ कॉम्प्रिहेंसिव मुआहदे की तरफ आगे प्रोग्रेस हो सकती है। पर पहला सवाल तो यही है कि ये जो हॉर्मुज़ का और ब्लॉकेड का मसला है, जिसकी वजह से सेकंड राउंड नहीं हुआ अब तक, उन मसलों को किस तरह से हमने हल करना है, डायरेक्ट नेगोशिएशंस या इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस करवा कर इन मसलों को हल करवाना है। फिर दोनों वीकेंड को कोई कॉन्फिडेंस हो कि हम वापस जाकर जो बड़ा मुआहदा है, कॉम्प्रिहेंसिव मुआहदा जो हम करवाना चाहते हैं, उसके ऊपर फिर तवज्जो दी जाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा मेरे ख्याल में। अब हमारी कोशिशें तो जारी रहेंगी इस वजह से। मुनीर अकरम साहब, गुज़िश्ता 40 दिनों में हम देख रहे हैं कि अमरीकी सदर जो है वो बार बार ये ऐलान कर चुके हैं कि जंग बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। ये अनाउंसमेंट आ रही हैं, फिर आज की जो स्टेटमेंट है, इससे ये तो लगता है कि बिल्कुल मुज़ाकरात की तरफ आने के लिए संजीदा हैं। अमेरिका भी मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ईरान जो है, उनको लगता है, ईरानियों को ये लगता है कि अमरीका जो है वो हमला करने के लिए टाइम बाय कर रहा है और जो है दोबारा से अटैक किया जा सकता है। ये जो नेगोशिएशंस, मुज़ाकरात हैं, सिर्फ ये टाइम बाय करने का एक बहाना है। आपको क्या लगता है कि अमरीकी सदर ट्रंप इस वक्त दोबारा से प्रैक्टिकली जंग में दाखिल होने की पोजीशन में है, अटैक करने की पोजीशन में है? क्योंकि ना तो इत्तेहादी इसके हक में है, नेटो साथ नहीं दे रहा, अवाम जो है वो काफ़ी हद तक मुतनफ़र हो चुकी है, रिपब्लिकन्स की भी काफ़ी हद तक मुखालिफत आई है इस जंग के हवाले से। जी देखें, अमेरिका के पास ताकत तो है हमला करने की, पर मेरे ख्याल में उनकी भी सोच यही है कि अगर कुछ मुआहदा हो जाए तो वो बेहतर होगा, अमेरिका के लिए बेहतर होगा। इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, ऑयल की दाम के बात है, इन्फ्लेशन है, सब कुछ जो असर हो रहा है उससे बेहतर होगा कि कुछ मुआहदा हो जाए। तो मेरे ख्याल में उनका इरादा तो है मुआहदा करने का, पर वो उनको एक तरफ से तो अपने अंदरूनी दिखाना है कि हम हमारे ताकत की वजह से ईरानी मान गए, तो ये उनको जीत दिखानी है। तो इसलिए ये सख्त किस्म के बयान देते रहते हैं, पर मेरे ख्याल में इरादा उनका यही है कि मुआहदा होना चाहिए और ईरानियों के भी हक में यही है कि मुआहदा हो जाए और यानी कि कोई न कोई अगर मुआहदा हो जाता है उनका भी बहुत फायदा होगा उससे। ठीक है। अच्छा, जो मुज़ाकरात का सिलसिला है मुनीर अकरम साहब, आपके ख्याल में इसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कोई किरदार क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? वो हमें फ्रंट पर क्यों दिखाई नहीं दे रहे? क्योंकि मोस्ट रेलेवेंट जो शख्सियत है वो तो उन्हें होना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जेडी वेंस हैं जो कि नायब सदर हैं, फिर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, ये लोग हैं जो कि मुज़ाकराती वफ़द के तौर पर इस तमाम तर सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। मार्को रूबियो को इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन उनका कोई किरदार हमें क्यों दिखाई नहीं दे रहा आपके ख्याल से? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये अंदरूनी अमेरिकन मामला है। शायद रूबियो साहब ज्यादा उनका फोकस है क्यूबा पर, तो शायद वहाँ वो बिजी हूँ, पर कह नहीं सकते, ये अंदरूनी मामलात हैं। पर देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो सेक्रेटरी से ऊपर होता है,
तो अगर वाइस प्रेसिडेंट आता है तो मेरे ख्याल में वो हमारे लिए काफी होना चाहिए। ठीक, अच्छा मुनीर साहब, इसके अलावा मौजूदा जो सिचुएशन है, जो पिछले जब से जंग शुरू हुई है तब से अब तक, आपके ख्याल में इस वॉर को शुरू करने से लेकर अब तक जो अमेरिका के जो मफादात थे जिनके लिए वॉर शुरू की गई, क्या लगता है किस हद तक वो हासिल हुए अमेरिका को इस जंग से? क्या अमेरिका ने ज्यादा हासिल किया या फिर ज्यादा नुकसान उठाया? जी देखें, उनका कोई जो पहले जो डिक्लेयर की थी ऑब्जेक्टिव्स उनकी कि रिजीम चेंज कर देंगे हम, ईरान को मनवा लेंगे, उनके न्यूक्लियर जो मटेरियल है उस पर कब्जा कर लेंगे वगैरह वगैरह, तो वो तो नहीं हुआ और वो मुमकिन भी नहीं था। यानी कि एरियल बम्बार्डमेंट से रिजीम चेंज नहीं होती है। बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालना चाहते क्योंकि कैजुअलिटीज बहुत होंगी। तो इस वजह से उनकी जो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स थी वो तो नहीं हासिल हुई। वो लेने के देने हो गए कि हॉर्मुज़ को इन्होंने बंद कर दिया, तो उससे नुकसान बहुत हुआ है। इकोनॉमिक तेल वेल की प्राइस बढ़ गई, मार्केट्स में ऊपर नीचे हुआ, तो नुकसान इकोनॉमिक हो गया। तो इस वजह से हमने समझिए उनकी ऑब्जेक्टिव्स तो नहीं हासिल हुई हैं, पर उन्होंने अंदरूनी तो दिखाना है ना कि हम जीत गए। अब वो उस कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने लोगों को डोमेस्टिकली बताना कि जी हमने बहुत कुछ ईरान को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया और उस वजह से ईरान मान गया है। जो कुछ मुआहदा होता है वो तो उसी तरह से उसको दिखाएंगे और समझ आती है कि वो हार तो नहीं मानेंगे, सुपर पावर है वो हार तो नहीं मानेगा ना। तो उसने दिखाना है कि जी मैंने कुछ हासिल किया है। वो क्या हासिल किया वो अपने आप पे वो उसकी नैरेटिव बनाएंगे वो। ठीक, मुनीर अकरम साहब, पूरी दुनिया के लिए कितना ज़रूरी है इस जंग का जल्द से जल्द ख़त्म होना इकोनॉमी के लिए, ख़ास तौर पर फ्यूल प्राइसेस के लिए? यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप का जो ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट्स हैं वहाँ से वो ये कि 1 महीने तक के फ्यूल रिसोर्सेज उनके पास मौजूद हैं। तो यूरोप के लिए भी कितना ही मुश्किल हो जाएगा। कोविड के एक बहरान से निकलने के बाद अब एक और नया बहरान, 1 महीने का जेट फ्यूल उनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। फिर अगर हंगरी की बात की जाए तो वहाँ भी सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई। जो अमेरिका के सदर ट्रंप के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे उनको एक तरह से हमने देखा कि उनको शिकस्त हुई। ये जो चीज़ें बदलती जा रही हैं, मुश्किल होती जा रही है सूरत हाल, क्या यूरोप आपके ख्याल में ये रीज़न है जो इन्वॉल्व नहीं हुआ इस जंग के अंदर एक्टिवली? जी यूरोप पे देखिए, यूरोप तो यानी कि कोलैटरल डैमेज है कि जंग अमेरिका ने की और उसके इम्कान पूरे यूरोप को हुए और यूरोप को पूरी दुनिया को हुए, एशिया में हुए। तो अब यूरोप तो देख रहा है, उन्होंने इसमें शामिल नहीं हुए इस जंग में, वो अच्छी बात है। और उनका जो पॉलिटिकल जो वजन है वो इस्तेमाल वो कर रहे हैं कि जी मुआहदा हो जाए। जो कुछ हम कर रहे हैं उसको पूरी हिमायत की है यूरोप ने। तो ये तो जाहिर है कि उनके ऊपर ये इम्पैक्ट हुआ है और वो चाहते हैं कि जंग बंद हो जाए और जल्दी में जल्दी हॉर्मुज़ खुल जाए और तेल की जो तिजारत है, फर्टिलाइजर, फूड वगैरह, उसकी तिजारत जो है वो खुल जाए। वो तो सबके हक में। ठीक, मुनीर अकरम साहब, भी होप कि आइंदा कुछ दिनों में दोनों जो फरीकैन हैं वो एग्री हो जाएं मुज़ाकरात के लिए और राउंड 2 के लिए एग्री हो जाएं। आपको क्या लगता है कि ये जो राउंड 2 का होगा मुज़ाकरात का, क्या ये हातमी हो सकता है या फिर ऑब्वियसली एक ऐसा इशू है जो कि एक अरसे से, दिहाइयों से चला आ रहा है और अब कहीं जाकर एटलीस्ट ऑन टेबल बैठे हैं दोनों फरीकैन? तो क्या लगता है कि मज़ीद मुज़ाकरात के इस तरह के राउंड्स दरकार होंगे या फिर ये जो अगला राउंड होने वाला है जो एक्सपेक्टेड है कुछ दिनों में, ये हतमी होने के चांसेस हैं?
जी इस वक्त कह नहीं सकते। मेरे ख्याल में पहली चीज तो ये है कि ये जो मसले खड़े हो गए हैं हॉर्मुज़ का और ब्लॉकेड का जो मसला है, अगर ये हल हो जाते हैं तो फिर अच्छे इम्कान हैं कि जो बाकी जो सवाल हैं उसके ऊपर फिर मुज़ाकरात जारी हो जाएं और उसके ऊपर कोई एक एटलीस्ट कोई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट या एग्रीमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स कोई हो सके। उसके बाद में जो ये मसले हैं न्यूक्लियर का, सैंक्शंस का, सिक्योरिटी एश्योरेंसेस का, ये मसले जो हैं ये इसके ऊपर काफी मजीद मुज़ाकरात की जरूरत होगी। तो अभी देखते हैं कि इस वक्त हम ये पहले जो मसले हैं इनको अगर हल कर सकते हैं तो अच्छा होगा। अगर ये नहीं हल होते हैं तो और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होते हैं तो फिर शायद फोकस इन्हीं चीज़ों पे हो। पर अगर ये मसले पहले हल हो जाते हैं तो फिर इस्लामाबाद का अगर सेकंड राउंड होता है तो वहाँ फिर जो कोर इश्यूज हैं उसके ऊपर तवज्जो दे सकते हैं। कोई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट निकल सकता है, कुछ एग्रीमेंट निकल सकता है कि ये मुज़ाकरात का प्रोसेस क्या होगा, आगे किस तरह से आगे इसको बढ़ाया जाएगा। तो अभी मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू से, पर पहला मसला तो यही कि ये हॉर्मुज़ का और ब्लॉकेड का जो मसला है इसको हल करवाना है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा मुनीर साहब हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जो ये नेगोशिएशन के लेवल्स हैं ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले स्टीव विटकॉफ थे, फिर अब जेरेड कुशनर जो है वो मरकजी किरदार इसमें अदा कर रहे हैं। तो क्या हम जेडी वेंस जो है वो इसमें किरदार अदा कर रहे हैं माजरत के साथ, क्या हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर राउंड 3 होता है या फिर आगे के जो मामला है उसमें आगे के जो मुज़ाकरात है उसमें खुद अमरीकी सदर ट्रंप शायद खुद भी पाकिस्तान आकर इस मुज़ाकरात में वफ्द की क़यादत करें और बराह रास्त ईरानी क़यादत के साथ मुलाकात करें, ये हम क्या तवक्को कर सकते हैं? जी मेरे ख्याल में ट्रंप साहब जब तक के पूरा मुआहदा नहीं होगा, फाइनल एग्रीमेंट नहीं होगी, वो नहीं आएंगे। उनकी शिरकत जब ही होगी जब वो फाइनल मुआहदा होगा और उसका वो क्रेडिट लेना चाहेंगे तो उस वजह से वो आ सकते हैं। पर इस वक्त मेरे ख्याल में कोई इम्कान नहीं है उनका आने का। ठीक। अच्छा मुनीर साहब, इसके अलावा अगर अमेरिका की बात की जाए तो एक तरफ तो ये एक डिप्लोमेटिक महाज है, सरगर्म है, जिसके ऊपर कोशिशें की जा रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से और होपफुली के इसके अच्छे पॉजिटिव नताइज भी सामने आ जाएं। लेकिन आफ्टर दैट ट्रंप के लिए कितने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि इस वॉर को लेकर जो महंगाई बढ़ी है, जो आम आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड मुतासर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ी दिखाई देती है। हमने माजी में अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि नो किंग्स मुजाहरे हुए हैं अमरीकी सदर के अगेंस्ट, पूरे अमरीका के अंदर अवाम सड़कों पर निकले, लाखों की तादाद में निकले। तो इसके बाद दोबारा से क्या उनके लिए पॉसिबल होगा अपने अवाम का, अमरीकी अवाम का एतमाद हासिल करना? और आगे मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं, उस पर भी इसके बड़े वाज़े असरात मरतब हो सकते हैं। जी देखें, इसमें जो जंग शुरू की थी उसमें अमेरिकन अवाम की एतमाद तो नहीं था ना वो कांग्रेस से उन्होंने इजाज़त ली, वो तो अपनी तरफ से उन्होंने जंग शुरू कर ली इजराइल के कहने पर। तो अब यहाँ उसकी मुखालफत बहुत ज़्यादा है। इम्कान यही है कि ये जंग बंद होती है या नहीं बंद होती है। जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसमें रिपब्लिकन्स के लिए बड़ी मुश्किल होगी और प्रोजेक्शंस तो यही हैं कि हार जाएंगी, हाउस भी जाएगा, सेनेट भी जाएगा, तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो अब ये कुछ इसीलिए कुछ करना चाहेंगे कि पहले तो ये जंग बंद हो और ऐसी बंद हो कि वो दिखा सकें कि मेरी जीत हुई है, इसमें हमने क्या हासिल किया है। इसीलिए उनकी जो स्टेटमेंट्स हो जो मुख्तलिफ किस्म की आ रही हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, और फिर डोमेस्टिकली उन्होंने बहुत सारी और चीज़ें करनी हैं। कुछ और वो दिखाएंगे, वेनेजुएला का दिखाएंगे, क्यूबा का दिखाएंगे, कुछ और चीज़ें हम करेंगे। डेमोक्रेट जो मिड टर्म इलेक्शंस जीतने के लिए कोशिशें जारी होंगी और तो इंटरनली बहुत उनके लिए चैलेंजेस हैं। तो ये अंदरूनी इनकी जो जंग है वो तो जारी है। ठीक।
ठीक। अच्छा मुनीर अकरम साहब, हमने ये देखा कि जो मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ उसके फ़ौरन बाद ही ईरान की तरफ से ये शिकायत की गई, इस पर आवाज़ उठाई गई कि जो नुकात तय हुए थे पहले मुज़ाकरात के अंदर उसकी खिलाफ वर्जी अमरीका की जानिब से करना शुरू कर दी गई है, और वो भी बहुत ही कम वक्त के अंदर। अब मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो भी होगा, जैसे भी होगा, इस बात को कैसे इन राइटिंग यकीनी बनाया जा सकता है कि जो इन मुज़ाकरात के अंदर जो नुकात तय हों, जो चीज़ें तय हों, उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए और उसकी मुखालिफत ना हो? जी, ये तो निगोशिएशंस के ऊपर है कि किस तरह से इस पे इम्प्लीमेंटेशन पे किस तरह से कर सकते हैं। अब यही हमने जब ये मज़ाकरात होंगे, मेरे ख्याल में दोनों तरफ से कुछ एश्योरेंसेस देने पड़ेंगे कि ये वापस से शुरू नहीं होगा और जो कुछ मुआहदा होता है उसके ऊपर अमल होगा। पर इस वक्त मेरे ख्याल में हम कह नहीं सकते हैं कि ये होगा ये नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो बहुत अर्ली स्टेज है ये नेगोशिएशंस का। अच्छा मुनीर साहब, देखा ये जा रहा है कि कई चीज़ों के ऊपर अग्री करने के बाद फिर उस पर डिसएग्रीमेंट सामने आ जाता है। हुर्मस की अगर बात की जाए तो पहले मुज़ाकरात में ईरान ने ये वाज़े किया था कि ईरान जो है वो हुर्मस खोलेगा लेकिन अपने फ्रेमवर्क के मुताबिक, लेकिन जब ये हुर्मस खोली गई तो उसके बाद ब्लॉकेट कर दिया गया अमरीका की तरफ से। ऐसे में एतमाद फिर किस तरह से पैदा किया जा सकता है? एतमाद सादी का जो फुकदान है इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है? क्योंकि पहले जिन चीज़ों के ऊपर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर एग्री किया जाता है, फिर डिनाइल आ जाता है या फिर डिसएग्री कर दिया जाता है उसके ऊपर, तो ये इस तरीके से, तो ये जो एक लूप है, लूप के अंदर जो हम फंस गए हैं, ये तो हम इससे निकलते दिखाई नहीं दे रहे। किस तरीके से इस चीज़ से रिलीफ हासिल किया जाए, किस तरीके से निकला जाए इससे फिर? जी देखें, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो इस किस्म की जो निगोशिएशंस होती हैं उनको इत्मीनान से करना पड़ता है। हमने जो सीज़फायर करवाया उसमें हमारी समझ थी कि ये इसमें लेबनान भी होगा सीज़फायर में, ईरान की भी यही समझ थी, पर अमेरिका की नहीं थी समझ। तो उसके लिए मेरे ख्याल में अगर जो कुछ मुआहदे होते हैं उसमें बिल्कुल यानी केयरफुली हमने सब चीज़ों को स्पेल आउट करना होता है कि जी फलाना फलाना होगा तो ये होगा इस तरह से। अब ये जो सीज़ फायर का मुआहदा हुआ था वो जल्दी में किया था, उसमें कोई एम्बिग्विटी रह गई थी। अब उसका एम्बिग्विटी का फायदा उठा के इजराइल ने उसको सैबोटाज करने के लिए लेबनान में शुरू कर दिए जंग। ईरानियों ने कहा कि भाई सीज़ फायर ये किस किस्म का सीज़ फायर है कि जी एक तरफ खलीज में सीज़ फायर है मगर लेबनान पे नहीं है, तो जायज था। उन्होंने फिर होर्मुज़ बंद कर दी। उसके बाद में फिर हमने मनवाया ट्रम्प साहब को और फिर उन्होंने नेतन्याहू को दबाया और फिर वहां से सीज़ फायर हुआ। जब वो सीज़ फायर हो गया तो ईरान ने कहा कि अच्छा हम होर्मुज़ खोल देते हैं। उसके बाद में ट्रम्प साहब ने कहा कि जी हाँ ठीक है होर्मुज़ को खोल दें, पर जो हमारा ब्लॉकेड है वो नहीं हम खोलेंगे। फिर वापस वहीं आ गए तो ईरानियों ने बंद कर दिया। ठीक ठीक। तो इसीलिए सब चीजों तफसील से हमने पूरी चीज को तफसील से लिख कर एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद में फिर जो वायलेशन होती है फिर वो साफ होती है कि ये किसने वायलेट किए और क्यों किए। राइट। अच्छा मुनीर साहब, डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए, जी जी जरा मैं आई हैव टू लीव आपका। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे।